नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो आपका स्वागत है क्लास 10th की साइंस की चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। यह इस चैप्टर की पार्ट 4 है। ठीक है, तो इससे पहले जो 3 पार्ट्स आए हैं इस चैप्टर के, उसमें आपको मैंने डिटेल में, पूरा डिटेल में समझाया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने मेटल्स कवर किया था, सेकंड पार्ट में नॉन मेटल्स कवर किया था, एंड थर्ड पार्ट में जो ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स था, कोरोशन था, वो मैंने डिस्कस किया थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। तो मैं एनसीईआरटी के जो गिवन क्वेश्चंस है बुक में, वो क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आंसर आपको इजीली स्कूल में भी करवाते होंगे, इसीलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। और जिस तरह से बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उस तरह से मैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, ये सब प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करके आपको इसमें डिस्कस करूंगा। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेनली इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये सब सिंगल सिंगल 1 मार्क्स का, जैसे कि मेटल्स दैट कैन बी कट बाय नाइफ। बहुत आसान है ना। तो कौन सा होगा, तो सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। जो एल्कली मेटल्स है वो हम लोग सोडियम, पोटेशियम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। फिर सेकंड इज लस्चरस नॉन मेटल। मेटल्स तो सारे लस्चरस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स कौन सा है जो लस्चरस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन, ठीक है, आयोडीन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, बट वो लस्चरस है। फिर मेटल्स दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में फॉर्म में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। तो आपने थर्मोमीटर में देखा ही होगा, मर्क्यूरी, Hg। फिर मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल, मोस्ट कहा गया है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं जो कि मैलिएबल एंड डक्टाइल है, बहुत सारे मेटल्स हैं, लेकिन मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल कौन सा है, तो आपका गोल्ड है। गोल्ड सिंबल क्या है, Au। फिर मेटल दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे बेस्ट कौन सा है, सिल्वर, Ag। सबसे ज्यादा अच्छा सिल्वर है, गोल्ड है, इवन गोल्ड भी है, कॉपर है उसके बाद में। तो सबसे बेस्ट तो सिल्वर को कहा जाता है। ठीक है, नॉन मेटल्स दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो अलग अलग फॉर्म्स पे रह सकता है, तो वो क्या है, वो होगा कार्बन, क्योंकि कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, है ना। तो कार्बन दो फॉर्म में आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको डायमंड, जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, और दूसरा एलोट्रोप है कार्बन का, क्या है, ग्रेफाइट, है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ज्यादा है ना। तो कार्बन के ये दो एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दो फॉर्म में मिलता है कार्बन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं 1 1 मार्क्स के ईच, या हाफ ऑफ मार्क्स के भी दिए जा सकते हैं ये सब क्वेश्चंस, डिपेंडिंग ऑन द जो भी क्वेश्चन सेट कर रहा है। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या, हाउ आर alloys बेटर देन मेटल्स, गिव कंपोजिशन ऑफ सोल्डर एंड अमलगम। तो alloys किस तरह से मेटल से बेटर है। तो आपको एक दो, एटलीस्ट दो रीजंस तो आपको आने चाहिए कि मेटल्स, alloys जो है, alloys किससे बनता है, तो मेटल्स से बनता है। alloys क्या है, alloys इज a homogeneous mixture of metals विथ नॉन मेटल्स हो सकता है, या फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल भी हो सकता है, या फिर मेटल प्लस मेटल होता है। लेकिन मोस्ट केस में क्या होता है, हम लोग मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करके बनाते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। तो इसीलिए इसको कहा क्या कहा जाता है, एलॉय को एक होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे वो अलॉय जो होता है काफी स्ट्रॉन्गर होता है देन इन कंपैरिजन टू मेटल्स। जैसे कि मोर रेसिस्टेंट टू कोरोशन, अलॉयज को कोरोशन नहीं होता आसानी से। ठीक है, इजीली कोरोडेड नहीं होते।
फिर हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट लोअर होती है। फिर हैविंग लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, तो इनकी लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इसीलिए जैसे कि नाइक्रोम, नाइक्रोम एक एलॉय है जिसको हम लोग हीटिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं, हीटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जैसे हीटिंग जैसे आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर्स, माइक्रो ओवन में हो गया, उसमें हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है, ठीक है। फिर हाई रेसिस्टिविटी भी होती है। एंड और भी एक बताएं तो अलॉयज का क्या है, अलॉयज जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड नहीं बनाते, ठीक है, तो नो ऑक्साइड फॉर्मेशन, मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं होता, नो ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो ये 4-5 रीजन है जिससे अलॉयज जो है वो बेटर है देन द मेटल्स। फिर सेकंड पार्ट में क्या दिया है, गिव कंपोजिशन ऑफ सोल्डर एंड अमलगम। पता ही है आपको कि सोल्डर एंड अमलगम एलॉय है। अब सोल्डर किसका एलॉय है वो आपको पता होना चाहिए। तो सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टी। तो आपको सिंबल भी याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेड पीबी एंड टिन इज एसएन, ठीक है। एंड अमलगम, अमलगम आपको पता ही है, अमलगम इज ए एलॉय ऑफ जिसमें मर्क्यूरी होगा ही होगा, ठीक है, मर्क्यूरी विद अदर मेटल्स, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि नेम ए मेटल विच हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत लो, ठीक है, जैसे कि गैलियम, ठीक है, गैलियम जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि गैलियम कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है, एस पी डी एफ, 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं, एस पी डी एफ। तो गैलियम जो है वो कौन से ब्लॉक में आता है, ठीक है, वो वैसा मेटल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होती है, अमॉन्ग मेटल्स की बात कर रहा हूं। फिर नेम ए मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो मैं हम लोग ने डिस्कस किया था मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन में। तो मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाता है ना। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं जो जिनकी रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप ऑफ द पोजीशंस लेते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो तो बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में। लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिविटी होता है जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ में इवन एट हाई टेम्परेचर भी रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नोबल मेटल्स भी कहा जाता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम को, ठीक है, एजी, एयू एंड प्लेटिनम पीटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी है, मैं एडिशनल पॉइंट्स भी आपको बताते चल रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मैं अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में बता दे रहा हूँ, ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से आने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है, तो इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर इन टैबुलर फॉर्म द रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विद कोल्ड एंड हॉट वाटर, ठीक है, सोडियम का कोल्ड एंड हॉट वाटर के साथ कैसा होता है, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का। तो सबसे पहले देखिए सोडियम जो है वो क्या है, सोडियम एक एल्कली मेटल है ना, Na जो है एल्कली मेटल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए हम इसको केरोसिन में के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो ऑक्सीजन के साथ में बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, ठीक है। फिर एसिड, डाइल्यूट एसिड्स के साथ में भी रिएक्ट करता है, HCl के साथ भी, H2SO4 के साथ भी, और साथ ही साथ में वाटर के साथ भी बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है। तो जब हम लोग कोल्ड वाटर के साथ करते हैं तो बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शन शो करता है, और क्या बनाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक बेस बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है, इसीलिए आग भी पकड़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा वायलेंट होता है। तो कोल्ड वाटर के साथ इतना वायलेंट होता है, तो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर में क्या होगा इसका, हॉट वाटर में तो इससे भी ज्यादा वायलेंट रिएक्शंस होगा, इक्वेशन सेम ही रहेंगे हॉट वाटर में भी, लेकिन इससे भी ज्यादा वायलेंट होगा, उसमें हाइड्रोजन गैस की और ज्यादा अमाउंट में निकलेगा, है ना, ठीक है। फिर है कैल्शियम, कैल्शियम जो है वो क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या हो रहा है, सोडियम के बाद कैल्शियम आता है, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आता है, तो धीरे धीरे रिएक्टिविटी सीरीज में ये नीचे आ रहा है ना।
तो कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ में उतना ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता जितना सोडियम और पोटेशियम करता है, जितना एल्कली मेटल्स करता है। तो कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है लेकिन उतना वायलेंटली नहीं करता। और क्या बनाता है, सिमिलरली इसमें भी क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का इसमें भी लिबरेशन होता है। हॉट वाटर के साथ में कैल्शियम का जो रिएक्शन होता है वो काफी ज्यादा वायलेंट हो जाता है। ठीक है, वायलेंट हो जाता है, वायलेंट इन द सेंस विगरस हो जाता है। ठीक है, बहुत ठीक है। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी उसकी रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम से नीचे है। तो मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, वो वार्म वाटर या स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये है मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ हॉट वाटर या फिर स्टीम के साथ में रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो उसमें भी सिमिलर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोल्ड और हॉट वाटर का कर सकते हैं। ठीक है, ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ, फिर भी मैं अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फर्स्ट है, जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड, तो व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करते हैं, HgO को हीट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको सिंपल हम लोग ने पढ़ा था, क्योंकि मर्क्यूरी जो है रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आता है ना, हाइड्रोजन से भी नीचे आता है, लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो ये जस्ट हीटिंग पे ही, तो उसको जस्ट हीट करने पे ही ये रिड्यूस हो जाता है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू मर्क्यूरी, है ना। तो इसमें भी पूछा जा सकता है कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है मर्क्यूरी में। ठीक है, ये हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O and cuprous sulfide Cu2S is heated, तब क्या होता है। तो ये भी क्या हो रहा था, जब कॉपर का हम लोग एक्सट्रैक्शन सीख रहे थे, उसमें भी मैंने बताया था कि कॉपर जो है वो भी लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं कॉपर सल्फाइड के साथ में Cu2O प्लस Cu2S, तब क्या बनता है, कॉपर बन जाता है और साथ ही साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का लिबरेशन होता है। ठीक है, तो इसको आपको बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी इसमें बैलेंस किया हुआ है, तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन भी बनाना है, फिर बैलेंस भी करना है और साथ ही साथ में लिखना है कि क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फिर एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विद मैंगनीज डाइऑक्साइड, है ना, तो ये किसके लिए था, तो मैंगनीज, उसमें क्या होता है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड जब हम लोग MnO2 को एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं, ठीक है, तब क्या बनता है, तब उसमें बनता है मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है मैंगनीज में, और एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। तो इसमें क्या हो गया, एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो जा रहा है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब एल्यूमिनियम इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इस इक्वेशन में एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मैं वो उसको भी आपको कवर कर दे रहा हूं। तो व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद एल्यूमिनियम एंड हीटेड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज, एंड एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, सो हियर एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है कि फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड विद एल्यूमिनियम। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट करता है, सिमिलर केस यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू फेरस, है ना, फेरस आयरन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हियर आल्सो एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज ए व्हाट, एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड साथ ही साथ में इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट होता है। ठीक है,
इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, तो थर्माइट रिएक्शन, है ना। ये मैंने डिस्कस किया था, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। यहाँ पर बहुत अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा, और ये यूज किया जाता है जहाँ मेनली एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, रेलवे ट्रैक्स के जो होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यही यूज किया जाता है। ठीक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या है, जब हम लोग जिंक कार्बोनेट अंडरगो कैल्सिनेशन। ठीक है, तो कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन मींस कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड को हीट करना इन लिमिटेड और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, उसको कैल्सिनेशन कहते हैं ना, लिमिटेड या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। और रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग में हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का यूज करते हैं और हीट करते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, जिंक कार्बोनेट को हम लोग अगर कैल्सिनेशन के थ्रू कैल्सिनेशन करेंगे, मतलब हीट करेंगे इन लिटिल और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या हो जाएगा, वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल रहा है। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सजेस्ट अ मेथड ऑफ रिडक्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल्स ड्यूरिंग देयर मेटलर्जिकल प्रोसेस। ठीक है, मेथड हमें बताना है, मेथड ऑफ रिडक्शन। जैसे कि मेटल ए विच इज वन ऑफ द लास्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन इन द रिएक्टिविटी, वन ऑफ द लास्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन इन द रिएक्टिविटी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन द लास्ट, सेकंड और द थर्ड पोजीशन ऑफ द रिएक्टिविटी, तो उसके लिए हम लोग करते हैं मेटल ए कैन बी ऑब्टेन बाय केमिकल रिडक्शन यूजिंग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। फॉर एग्जांपल, देख लिए जैसे कि सोडियम, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, Na2O, Na2O को हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के साथ में रिड्यूस कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनता है, ये क्या बनेगा, तो सोडियम बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो केमिकल रिडक्शन प्रोसेस यूजिंग कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज मेटल बी व्हिच गिव्स विगोरस रिएक्शन इवन विद कोल्ड, विद वाटर एंड एयर। तो मेटल बी क्या है, जो कि बहुत विगरस रिएक्शन देता है। तो ऑब्वियसली विगरस रिएक्शन मतलब वही आपका एल्कली मेटल ही होगा, कोई भी एल्कली मेटल होगा, तो उसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो ये हम लोग हायर, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उन मेटल्स के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज करते हैं। ठीक है, फिर मेटल सी विच इज केप्ट इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग, जैसे कि मैंने बहुत ऊपर में ही आपको बताया था, जैसे आयरन के लिए हो गया, मैंगनीज के लिए जो भी रिएक्शंस हम लोग कर रहे थे, तो रिड्यूसिंग एजेंट लाइक एल्यूमिनियम, तो रिड्यूसिंग एजेंट लाइक एल्यूमिनियम से भी कर सकते हैं। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि मेथड ही पूछ लिया जाए, तो ये 1 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो जो बुक्स में दिए गए हैं वो सब कवर किया हुआ है मैंने, बस उसी को घुमा फिरा के एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अलग अलग फॉर्म में किस तरह से आ सकता है, उसी तरह से मैंने इस पार्ट को बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया 2 मार्क्स का। और नेम टू मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये 1 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब कैल्शियम को हम लोग रिएक्ट कराते हैं कोल्ड वाटर के साथ में, तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम को कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करता बनता है रूम टेम्परेचर पे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ में लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो क्या करते हैं, कैल्शियम के सरफेस पर स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम एंड हेंस स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये मान लीजिए कैल्शियम के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, कैल्शियम के, तब हाइड्रोजन
बबल्स बने तो हाइड्रोजन बबल्स क्या होगा, ये कैल्शियम के आसपास में कवर कर लेंगे, उसको इनकैप्सुलेट कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका जो कैल्शियम है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वो उसको इजीली फ्लोट करने लगेगा, है ना। तो कैल्शियम पार्टिकल जो है वो फ्लोट करने लगता है। क्यों? क्योंकि लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस जो कि चिपक जाता है कैल्शियम से। ठीक है। फिर नेम टू मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो बहुत सिंपल है, नोबल मेटल्स होंगे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, जो कि ना पानी से ना हवा से ना हाई टेम्परेचर पे वो रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अलग टाइप का, कि गिव रीजन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के आ सकते हैं। ठीक है, तो गिव रीजन। एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल बट इट स्टिल यूज्ड फॉर पैकिंग फूड पार्टिकल्स, है ना। एल्यूमिनियम अगर रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद है तो क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आ जाता है ना। तो एल्यूमिनियम जो है काफी हद तक रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊंचा है, बहुत रिएक्टिव होता है। फिर भी हम लोग फूड पार्टिकल जो होते हैं, सॉरी, खाने का जो सामान होता है उसको हम लोग पैकिंग में यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल जो होता है। ठीक है, बहुत बार हम लोग कंज्यूम भी करते हैं, जो स्वीट्स पे या अदर जो आइटम्स पे लगे रहते हैं। तो एल्यूमिनियम ऐसा क्यों होता है, तो एल्यूमिनियम इज अ स्ट्रॉन्ग एंड अ चीप मेटल, ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग है, चीप मेटल है, उसकी मैलिएबिलिटी अच्छी होती है, डक्टिलिटी अच्छी होती है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, बट जब एल्यूमिनियम हवा के साथ एक्सपोज होता है, एटमोस्फेयर के साथ एक्सपोज होता है, मॉइस्ट एयर में भी, ठीक है, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है एंड लिटिल बिट ऑफ वाटर भी है, तब क्या बन जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इट्स सरफेस इज कवर्ड विद अ थिन इम्परवियस लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम का सरफेस है, जब वो मॉइस्ट एयर के साथ में कंटेक्ट आता है पानी और हवा के साथ में, तो एक लेयर बन जाता है उस एल्यूमिनियम के सरफेस पर, जो कि होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ठीक है, दिस लेयर डज नॉट अलाउ moist air to come in contact with the fresh metal and hence protect the metal underneath from further damage or corrosion. ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करके रखता है। एक, अगर ये मान लीजिए मेटल का एल्यूमिनियम का पार्ट है, ठीक है, वो मॉइस्ट एयर के साथ में कांटेक्ट हुआ और उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो उससे क्या होगा, जो इनसाइड वाला मेटल वाला पार्ट है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है आउटसाइड एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। भले ही वो रिएक्टिव है लेकिन हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, फूड को कवर करने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट गुड। अगर सबसे इसका अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि अब जो कॉटन के कपड़े होते हैं उसमें भी अगर आप पैक करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग पेपर भी यूज करते हैं, अलग अलग कंपनीज के पेपर आते हैं, काफी वो महंगे होते हैं, लेकिन आपको अगर घर में कॉटन के सूती के कपड़े हैं तो उसके साथ भी आप रैप कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है। ठीक है, तो ये इसका ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं, क्वेश्चन 8, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, बहुत आसान है इसको। तो ये जो क्वेश्चन है आपको डाउट होगा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से है या सेकंड से या थर्ड से, क्योंकि बैलेंसिंग तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने सिखाया था। ठीक है, तो ये तीनों ही से आ सकता है, किसी से भी आ सकता है। तो जब हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो मतलब मेटल ऑक्साइड, जब डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो जब मेटेलिक ऑक्साइड react with acids, तो it get converted into salts plus water। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्या है, K2O प्लस वाटर। तो पोटेशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है काफी विगरस रिएक्शन होता है और स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है कि आयरन जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है, तो आयरन जब
वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, ऑब्वियसली आयरन ऑक्साइड बनेगा Fe3O4 प्लस 4H2 बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन भी रिलीज होगा। और आपको ये बैलेंस करना होगा, ये बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाया था कि दोनों साइड जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड है, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम ही होंगे। ठीक है, फिर बी पार्ट क्या कहता है कि एलिमेंट एक्स डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। ठीक है, एलिमेंट एक्स जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब FeSO4। ठीक है, तो मतलब आयरन को ये हटा देता है और खुद ही बना लेता है XSO4। तो ऑब्वियसली X जो होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, है ना, X विल बी मोर पावरफुल देन आयरन। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन है। तो list your observation if the element X is treated with aqueous solution of copper sulfate, zinc sulfate and silver nitrate। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पहले स्टेटमेंट से कंक्लूड क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं कि ऐसा मेटल है जो आयरन को रिप्लेस कर दे रहा है, आयरन सल्फेट से आयरन को रिप्लेस कर दे रहा है, मतलब आयरन से वो ताकतवर होगा, एक्स जो होगा वो आयरन से ताकतवर होगा। तो वो कौन सा है, मान लेते जिंक ले लेते, एक्स जो है हमारा जिंक है, एक्स मेटल जो है वो जिंक है, जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा ताकतवर है। तो वो क्या करता है, आयरन जिंक प्लस FeSO4, ये रिएक्शन क्या होता है, जिंक आयरन को हटा देगा फिर बना लेगा खुद ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, इसी टाइप का रिएक्शन होता है। ठीक है, अब बोला गया है कि वही जिंक अगर हम लोग मेटल को ट्रीट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के साथ में, जिंक सल्फेट के साथ में एंड सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तब क्या होगा। ठीक है, तो जब अगर कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से ज्यादा ताकत, कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, फिर जिंक को जिंक सल्फेट से करेंगे तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि सेम ही है, किसको डिस्प्लेस करेगा वो। ठीक है, सेम ही होंगे। फिर जिंक जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करेगा उसमें क्या होगा, जिंक जो है वो अगेन सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, सिल्वर को भी वो डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटीज में बनाएंगे तो क्या होगा, सिल्वर सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, सिल्वर होगा फिर कॉपर होगा फिर आयरन होगा। ठीक है, जिंक भी हो सकता है। ठीक है, जिंक भी हो सकता है, या फिर एक्स जो है हम लोग पता नहीं है, जिंक भी, एक्स जो है हमारा एल्यूमिनियम भी हो सकता था, जिंक भी हो सकता था, मैग्नीशियम कैल्शियम कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो एक्स जो है वो जिंक से भी ज्यादा हो सकता था, जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम भी हो सकता था, और एक्स जो है वो जिंक से कम भी हो सकता था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो ये बहुत, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को इजीली कर सॉल्व कर पाएंगे। तो रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसको आपको बाय हार्ट लर्न करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, तब आपको बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, by the transfer of electrons illustrate the formation of bond in magnesium chloride and identify the ions present in this compound। ठीक है, तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर मेनली मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरह से आयनिक कंपाउंड बनता है, तो आपको पता है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 282। ठीक है, तो वैलेंस सेल में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है मैग्नीशियम के। ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीशियम लूज करेगा। ठीक है, और खुद बन जाएगा क्या, Mg2+, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब मैग्नीशियम क्लोराइड कहा गया था क्लोराइड, Cl, Cl का है 17, तो Cl 17 मीन्स 287, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, और क्योंकि दो क्लोरीन एटम है तो इसको एक एक चाहिए। ठीक है ना, तो एक जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट क्लोरीन को दे दिया, दूसरा जो है दूसरे क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, Mg2+ बन गया प्लस 2Cl-, है ना, तो Mg2+ क्या है, वो कैटायन है, एंड टू जो क्लोराइड आयंस है वो क्या हो गया, 2Cl-, ये एनायंस। ठीक है,
तो इजीली ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर से भी आप कर सकते हैं। फिर आयनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं, गिव रीजन। जैसे कि NaCl, MgCl2 ये सॉलिड क्यों है, क्योंकि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड है ना, मैग्नीशियम और यहाँ पर क्लोरीन के बीच में, ये मेटल है ये नॉन मेटल है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांगली हेल्ड है। किससे, किसके थ्रू, तो स्ट्रांगली हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स। ठीक है, इसीलिए इन दोनों में जो बॉन्ड एनर्जी होती है काफी हाई होती है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है और साथ ही साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि with the help of a label diagram show the experimental setup of action of steam on a metal। तो यस, केमिस्ट्री में भी डायग्राम बनाने दिया जा सकता है। ठीक है, तो एक लेबल डायग्राम के साथ में एक्सपेरिमेंटल सेटअप शो करना है जिसमें एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल। ठीक है, जब स्टीम का क्या प्रभाव पड़ता है मेटल पे। ठीक है, तो ये जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम लोग ने बर्नर लगाया है, फिर यहाँ पर ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर जिसमें मॉइस्चर है, इसको हीट करेंगे तो ऑब्वियसली स्टीम जनरेट होगा। और इसमें हम लोग इस टेस्ट ट्यूब में इस तरह से अटैच किया है और इसमें मेटल के पीसेस रख दिए हैं। ठीक है, स्मॉल पीसेस रख दिए हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा सेटअप है इस टाइप का वो डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस डायग्राम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड व्हिच मेक इट मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट्स। तो ऐसे दो प्रॉपर्टीज क्या है गोल्ड के जिससे जिसके लिए वो ऑर्नामेंट में ज्वेलरीज में ज्यादा बनाई जाती है। तो दो प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली है मैलिबिलिटी कि उसको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, थिन शीट्स में। और दूसरी क्या है प्रॉपर्टी, वो है डक्टिलिटी कि उसको वायर के शेप में बनाया जा सकता है। ठीक है, यही दो प्रॉपर्टी है जिसको वो जिसके लिए हम लोग उसको ऑर्नामेंट में ज्वेलरी में यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेम टू मेटल्स विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अगेन भाई सेम, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सॉरी प्लेटिनम नहीं, कॉपर। नेम टू मेटल्स विच मेल्ट व्हेन यू कीप देम ऑन योर पाम। तो जिसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे अगर पाम पे भी रखेंगे तो वो पानी जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो वो कौन से मेटल्स हैं, तो एक तो मैंने पहले ही बताया था गैलियम, और दूसरा है सीजियम। ठीक है, गैलियम एंड सीजियम ऐसे हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत कम होती है। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड विद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम दे दिया गया है एंड ऑक्सीजन दे दिया गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहले भी बताया MgCl2 के, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक दो साल के अंदर वो क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होता है। ठीक है, तो कैल्शियम का इस तरह से आप, क्योंकि 20 है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2882 है ना। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 26। ठीक है, तो इसके बैलेंस शेल में 2 है और इसके बैलेंस शेल में 6 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएगा, दोनों के ऑक्टेट फुल हो जाए, ऑक्टेट हो जाएगा, ऑक्टेट स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन्स दान कर देगा और वो लूज कर देगा और वो कैल्शियम 2+ Ca2+ बनाएगा। ऑक्सीजन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, है ना, तो O2- बना देगा। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। फिर से मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज फ्रॉम द कार्बोनेट फ्रॉम देयर कार्बोनेट सोल। तो स्पेसिफिकली दे दिया गया, एक तो बोला गया मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, ये सब जो है एल्यूमिनियम, मैंगनीज, ये सब मिडिल में आते हैं। और कहा गया है कार्बोनेटो, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा किसका लेना होगा, जिंक, आयरन, लेड, ये तो ऑप्शन है ही है।
तो आप जिंक कार्बोनेट का ले सकते हैं, ठीक है, जिंक कार्बोनेट का कैलामाइन का ले सकते हैं। तो क्योंकि कार्बोनेट ओर है तो कार्बोनेट ओर में हम लोग कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग द कार्बोनेट ओर इन लिमिटेड या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं, तो वो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग कार्बन के थ्रू रिडक्शन कराते हैं तो ये जिंक मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और जिंक ऑक्साइड को वो रिड्यूस कर दे रहा है जिंक मेटल में, ठीक है। तो इस तरह से आपको इक्वेशन लिखना होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर, explain the various steps supported by chemical equation, फिर draw and label diagram for electrolytic refining of copper, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इसमें क्या है, कॉपर ग्लैंस Cu2s, ठीक है, कॉपर सल्फाइड का जो वो है। तो कॉपर सल्फाइड में क्या होता है, कॉपर सल्फाइड एक सल्फाइड और है, तो उसमें हम लोग कौन सा प्रोसेस करेंगे, रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग में क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग हीट करते हैं। तो यहाँ पर 3O2 है, तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा। फिर कॉपर ऑक्साइड जो बना उसको हम लोग कॉपर सल्फाइड के साथ में रिएक्ट कराएंगे, हीट करेंगे तो वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर साथ ही साथ में कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस है, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और साथ ही साथ में जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है कॉपर का, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है कॉपर का, तो उसमें क्या होता है, तो एनोड जो होता है, एनोड प्लस साइन वाला और कैथोड नेगेटिव होता है ना, दो इलेक्ट्रोड्स है, और जो सॉल्यूशन है वो किसका है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। और जो हमारा एनोड है, ठीक है, तो उसको हम लोग इम्प्योर कॉपर का बना होता है जिसको हम लोग को रिफाइन करना है। और कैथोड जो है वो थिन स्ट्रिप ऑफ मतलब प्योर कॉपर होता है, ठीक है, थिन स्ट्रिप होता है, पतला सा स्ट्रिप होता है, इसीलिए देखिए इसका थिकनेस ज्यादा है, इसका कम, ठीक है। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी से पास होता है, इस सोल्यूशन से पास होता है, तो जो इम्प्योर कॉपर है एनोड वाले में, वहां से सारा कॉपर्स माइग्रेट होना शुरू कर देता है और प्योर जो थिन मेटल कॉपर की स्ट्रिप है कैथोड में, उसके जाके सब चिपक जाता है, ठीक है, उस पर अटैच हो जाता है। और इसमें क्या बच जाएगा, तो इसमें जस्ट इम्प्यूरिटीज बच जाएगा। तो ये जो इम्प्यूरिटीज है वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाएंगे एनोड के नीचे, उसी को कहा जाता है एनोड मड, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लिविस डॉट स्ट्रक्चर है, आयनिक कंपाउंड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये क्वेश्चंस हर 2 साल में ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा ये डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, सिल्वर एंड कॉपर लूज देयर साइन व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर, नेम द सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन देयर सरफेस इन ईच केस। तो सिल्वर के साथ में क्या होता है, धीरे धीरे वो काला पड़ना शुरू हो जाता है, तो क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर जो सिल्वर है Ag जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड हवा के साथ में रिएक्ट करता है और बना लेता है Ag2s, ठीक है, Ag2s बना लेता है, तो 2Ag Ag2s प्लस ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया, ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। फिर सेकंड केस में क्या होता है, जब कॉपर जो है एटमॉस्फेयर में कार्बोनेट के सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है, तो अब क्या बना लेता है, ग्रीनिश लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। तो कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन जो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, प्लस वाटर भी होगा, तो इसमें क्या बन जाता है, ये बनता है कॉपर कार्बोनेट, ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है। फिर सेकंड है, tarnished copper vessels are cleaned with tamarind juice, ठीक है। तो tarnished copper vessel देखिएगा, जो ग्रीनिश कलर का जो बहुत टाइम से अगर हम लोग कॉपर का यूज कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका कॉपर कार्बोनेट का लेयर बनता है, उसके कारण ग्रीनिश कलर आ जाता है। तो उसको साफ करने के लिए हम लोग इमली का जो जूस होता है, टैमरिंड जूस, वो यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि टैमरिंड जो होता है, इमली जो होता है बहुत खट्टा होता है, उसमें टार्टरिक एसिड होती है, माइल्ड एसिडिक होती है, और ये जो कार्बोनेट बना, ये क्या होता है, ये तो बेसिक नेचर का है ना, ये तो बेसिक नेचर का है,
तो हम लोग इसको बेसिक को हटाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एसिड यूज कर रहे हैं। तो बेसिक जो कॉपर कार्बोनेट का लेयर बना उसको साफ करने के लिए हम लोग एसिड यूज कर रहे हैं। तो हम लोग विनीगर भी यूज कर सकते हैं, इमली का पानी भी, या फिर नींबू का जो रस होता है वो भी यूज कर सकते हैं ये ग्रीन लेयर को हटाने के लिए, क्योंकि उसमें एसिड होता है तो न्यूट्रलाइज कर देगा और कॉपर के जो यूटेंसिल है उसको, उसका जो ओरिजिनल कलर है ब्राउन कलर वो गेन हो जाएगा। ठीक है। फिर थर्ड है aluminium is more reactive than iron, yet there is less corrosion of aluminium as compared to the iron when both are exposed to air। तो इसका भी सेम ही रीजन है कि एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में तो बहुत आगे है, आयरन के बहुत आगे, फिर भी ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं कर, मतलब रिएक्ट तो करता है लेकिन कोरोशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वही एक कोटिंग बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, लेकिन आयरन क्या है, आयरन में रस्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा, ये हिंट है। जब एक ओर को हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा, तो कोई एक मेटल है, जब उसको हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। नेम द टाइप ऑफ ओर विथ वन एग्जांपल। तो वो ओर कौन सा होगा? तो वो ओर जो होगा क्या होगा, वो कार्बोनेट ओर होगा, है ना। तो कार्बोनेट ओर होगा, तो आप चाहे मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लीजिए, MgCO3 ले लीजिए, या फिर जिंक कार्बोनेट ले लीजिए, कुछ भी हो सकता है। What step will be required to obtain from an enriched ore? तो क्योंकि बुक में ज्यादातर जिंक कार्बोनेट के लिए दिया गया है तो हम लोग जिंक कार्बोनेट लेके ही समझाएंगे आपको। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग ने जो ओर कंसीडर किया है वो जिंक कार्बोनेट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ओर है जिसको कैलामाइन भी कहा जाता है। इसका और एक भी है ZnS। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट किसी कैसे किया जाता है, उसको एनरिच्ड ओर को, कंसंट्रेटेड ओर को किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले जो है जिंक कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे, कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन करेंगे। ठीक है, जिंक कार्बोनेट को कैल्सिनेशन करेंगे तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बन। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को रिडक्शन करेंगे कार्बन के साथ में तो जिंक मेटल में बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से देखिए, सेम ही क्वेश्चन है, इसको मैं पहले भी बताया था, सेम ही क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में, और ये पिछले 2 साल में ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लिस्ट 3 डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन एंड एलॉइंग। गैल्वेनाइजेशन और एलॉइंग में क्या डिफरेंसेस हैं? 3 क्या है? तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन दोनों ही प्रोसेस है, सेम ही प्रोसेस है जिससे हम लोग रस्टिंग से बचा सकते हैं, मतलब रस्टिंग नहीं, कोरोशन से बचा सकते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, इट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, तो आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए हम लोग जिंक का कोटिंग यूज करते हैं। एलॉय में क्या होता है, हम लोग मेटल्स को नॉन मेटल के साथ में, या मेटल्स मेटल्स का, या नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, कंबाइन करते हैं उसमें। गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, लेकिन जो एलॉइंग होता है वो बहुत सिंपल है, इट इज डन बाय हीटिंग द प्राइमरी मेटल। ठीक है, जैसे कि ब्रोंज कॉपर हो गया, उसमें ब्रॉन्ज, फिर ब्रास हो गया, उसमें क्या है, कॉपर प्राइमरी मेटल है। ठीक है, फिर हम लोग कॉपर टीन भी यूज कर सकते हैं, टीन सॉरी एसएन, और जिंक भी यूज कर सकते हैं, तो ब्रास और ब्रोंज मिल जाता है हम लोग। ठीक है, तो प्राइमरी मेटल जो है कॉपर है, उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में। ठीक है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम लोग ऐड कर देते हैं, फिर उसको ठंडा कर देते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो उस तरह से एलॉइंग हो जाता है। फिर गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ इनर मेटल आर नॉट चेंज। ठीक है, सॉरी, द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनर मेटल जो, ठीक है, जैसे कि आयरन को हम लोग कोट कर दिए जिंक मेटल से, तो आयरन की जो प्रॉपर्टी है इनसाइड द जो कोटिंग का, वो चेंज नहीं होता, लेकिन एलॉय में क्या होता है, प्रॉपर्टीज जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही चेंज हो जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस है बिटवीन गैल्वेनाइजेशन एंड एलॉइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
1 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन विद एटॉमिक नंबर 14? तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? तो सिलिकॉन का नंबर है 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 284। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? तो 4 है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सिंपल। आउटर मोस्ट सेल में जितना भी वैलेंसी हो मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होगा, वही होगा हमारा वैलेंसी। लेकिन जैसे कि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, ठीक है। तो 2 8 10 हो गए और 5, तो इसके वैलेंस शेल में क्या है 5 है। तो इसका जो है वैलेंसी क्या होता है फॉस्फोरस का वैलेंसी क्या होता है 5 भी होता है, और 8 माइनस 5 ऑक्टेट से 3 कम है, तो 5 भी होता है और 3 भी होता है, ठीक है। तो कोई कोई है, बहुत सारे ऐसे मेटल्स नॉन मेटल्स हैं जिनका जो वैलेंसी जो है वो एक से भी अधिक हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए सोडियम, सोडियम कितना है 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 1, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 है, तो इसका वैलेंसी ऑलवेज 1 ही रहेगा। कैल्शियम जैसे कि 20 है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा 2 8 8 2, आउटर मोस्ट शेल में 2 ही है, तो इसका जो कैल्शियम का है इसका वैलेंसी हमेशा 2 ही रहेगा। लेकिन फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सब का वैलेंसी जो होता है मल्टीपल वैलेंसी भी हो सकता है, ठीक है। तो सिलिकॉन का क्या होगा 4 होगा, ठीक है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द शाइनी सरफेस ऑफ सम मेटल बिकम्स डल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। होता है ना कि जो शाइनी सरफेसेस होती है मेटल की, क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में और बहुत सारा कंपाउंड बना देते हैं, ऑक्साइड्स बनाने लगते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड्स बनाने तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग शीट्स बन जाती है जिससे उसकी जो अपीयरेंस है वो डल होने लगती है शाइनी सरफेसेस का, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग पॉलिशिंग करा ले, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा ले, तो अगेन हम लोग उसको शाइनी अगेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर जिंक फेल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को हम लोग ट्रीट कराते हैं कोई भी मेटल से, तो उस केस में क्या होता है हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो HNO3 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करता है जिंक के साथ में रिएक्शन कराता है तो अलग अलग नाइट्रेट नाइट्राइट्स बनाने लगता है और वो हाइड्रोजन नहीं बनाता, ठीक है। इसीलिए ये क्योंकि डाइल्यूट नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो काफी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटल सल्फाइड्स ऑकर मेनली इन द रॉक्स बट मेटल हैलाइड्स ऑकर मोस्टली इन द सी एंड वाटर लेक्स वाटर, ऐसा क्यों है? तो मेटल सल्फाइड जो है वो रॉक्स में ज्यादातर पाया जाता है, लेकिन मेटल हैलाइड जो, ठीक है, हैलोजन फैमिली के जैसे मेटल हैलाइड जैसे कि NaCl, ठीक है, KCl, ये सब मेटल हैलाइड्स हैं। तो ये मोस्टली लेक्स और वाटर में वाटर बॉडीज में क्यों मिलते हैं? इट इज बिकॉज सी वाटर कंटेन सोडियम क्लोराइड ना, सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड ये सी वाटर में ओशन वाटर में ही ज्यादातर पाया जाता है, ड्यू टू विच मेटल हैलाइड्स आर फॉर्म। इसी कारण से वो मेटल हैलाइड्स बनता है क्योंकि सी ओशंस वाटर बॉडीज में सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसीलिए वो हैलाइड बनाता है। whereas sulfur is found below the rocks, ठीक है। तो सल्फर जो है वो बिलो द रॉक्स में मिलता है, बेड रॉक्स में मिलता है ज्यादातर, ठीक है। इसीलिए जब वोल्केनिक एरप्शन होता है तब सल्फर गैस SO2 के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है, क्योंकि वो नीचे दबा होता है। therefore metal sulfides are formed in the rocks, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। जिंक प्लस copper sulfate gives zinc SO4, zinc sulfate plus copper, justify the statement। क्यों? तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो जिंक जो है जब कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट करता है तब क्योंकि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है, वो कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर देता है,
ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन जब इसका हम लोग रिवर्स करेंगे इक्वेशन, ठीक है, तो जब कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ओरिजिनली ब्लू है, लेकिन जिंक जो है ज्यादा ताकतवर है तो कॉपर को डिस्प्लेस करता है और जिंक सल्फेट बना लेता है जिसका कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस होता है, और कॉपर बच जाता है रेडिश ब्राउन कलर का। लेकिन जब इसका उल्टा होगा, उल्टे के केस में क्या होगा, कॉपर जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे विथ ZnSO4, तो कॉपर जो है वो ताकतवर ज्यादा नहीं है, उसकी रिएक्टिविटी कम है इन कंपैरिजन टू जिंक, तो वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, उस जिंक को वहां से हटा नहीं सकती, इसीलिए हमें नो रिएक्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेंगे, और साथ ही साथ में आपको जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप बोर्ड्स एग्जाम के लिए इजीली रेडी हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।